जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देख रहे हैं। पिछले वीडियो में 2010 जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया था उसका 40 प्रश्न देखे थे। इसमें हम 40 से आगे प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो 41वां प्रश्न है आपके सामने कि ड्रैकन्स वर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तंजानिया का, सूडान का, केन्या का, दक्षिणी अफ्रीकी संघ का। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ड्रैकन्स वर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, दक्षिणी अफ्रीकी संघ, बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि अधिकतर भारतीय किस समूह से है? काकेशियन से, मंगोलियाड से, ऑस्ट्रियाड से और निग्रोइड से। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अधिकतर भारतीय किस समूह से है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, काकेशियन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है आपके सामने, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां प्रश्न है आपके सामने, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? अभिभवन, विकिरण, संवहन और संचालन। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अभिभवन, बिल्कुल ही सही जवाब है। ऊष्मा के क्षैतिज संचरण को अभिभवन कहा जाता है। तो अभिवहन प्रक्रिया के द्वारा समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण होता है और इसके संचरण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होता है। जो क्षैतिज संचरण करता है उसको अभिवहन बोला जाता है ऊष्मा का, और जो उदग्र संचरण करता है उसको विकिरण कहा जाता है। जिस माध्यम से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है वह विकिरण माध्यम से आता है, जो कि ऊष्मा का उदग्र संचरण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने, हिमालय पर्वतमाला के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ से उत्तर से दक्षिण आपको बताना है, सबसे उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चांडिंग, सिपकी और मूलिंग, ये बिल्कुल सही जवाब है। सबसे उत्तर में चांडिंग है, उसके बाद सिपकी है, उसके बाद मूलिंग है। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि गंगा नदी के सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? यानी गंगा नदी के जितने भी सहायक नदी है इनमें से कौन सी नदी है जो कि उत्तर दिशा में बहती है? कोसी नदी, घाघरा नदी, सोन नदी और गंडक नदी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तर के दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, याद रखिएगा। एक सोन नदी है, एक महानदी है और एक नर्मदा नदी है। ये 3 नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है और ये कहाँ पर आकर गंगा नदी से मिलती है? तो ये पटना के समीप मनेर के पास गंगा नदी से आकर मिलती है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी इनमें से कौन सी फसल है जो कि शुष्क मौसम में उसको उगाया जाता है? धान, गेहूं, बाजरा और गन्ना। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी के साथ जा रहे हैं बाजरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाजरा का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो अधिकतर ये शुष्क मौसम की फसलें हैं और शुष्क मौसम में इसका उत्पादन की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर जो बाजरा है ये भारत में किस राज्य में सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जाता है? तो ये सबसे अधिक राजस्थान में इसका उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48 प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से हुई है? गंगा, यमुना, सिंधु, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर नदियों का समूह बताना है जिसका सभी नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट से हुआ है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी ये तीनों नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से इन तीनों नदियों का उद्गम हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए भारत में बहने वाली सबसे अगर लंबी नदी की बात की जाए तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है, याद रखिएगा 2900। और गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का अनुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक होता है? 300 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 400 समुद्री मील और 1000 समुद्री मील। जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 200 समुद्री मील बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 51वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा से मुंबई, बी है चेन्नई से थाने, सी है कोलकाता से हजीरा और डी है पुणे से मछलीपट्टनम। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मार्गों में से सबसे अधिक लंबाई किसकी है? तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कोलकाता से हजीरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। कोलकाता से हजीरा का बीच का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? तो 1949 किलोमीटर है, याद रखिएगा 1949 किलोमीटर है कोलकाता से हजीरा के बीच का दूरी। और यहाँ पर राष्ट्र मार्गों से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए भारत में जितने % सड़कें हैं उसका मात्र 2.7% है जो कि राजमार्ग है, लेकिन ये 40% यातायात के कार्य करती है। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है परसेंटेज में कितना है? तो 2.7% है राजमार्ग और लेकिन यातायात के कितना काम करती है? तो 40%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 52वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा यहाँ पर भारत का विस्तार जान लेते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस कितना है और पूर्व से पश्चिम का डिस्टेंस कितना है? तो अगर बात किया जाए कि भारत का उत्तर से
दक्षिण के डिस्टेंस कितना है तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस कितना है तो 3214 किलोमीटर। अगर बात की जाए कि पूरब से पश्चिम के बीच का डिस्टेंस कितना है तो ये है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है जो कि पश्चिम से पूरब का डिस्टेंस है। अगर बात की जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत 1 नंबर स्थान पर आता है। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या टोटल कितनी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 12, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर बात की जाए कि लक्षद्वीप समूह में टोटल द्वीपों की संख्या कितना है तो द्वीपों की संख्या टोटल कितना है तो 36 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है। यहाँ पर 4 द्वीप दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से है जो कि अरब सागर में नहीं स्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1 और 4 यानी श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट। श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट दोनों के दोनों ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है। बाकी यहाँ पर जो एलिफेंटा है और भटकल है ये दोनों के दोनों अरब सागर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 1 और 4। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है चंबल, बी है माही, सी है लूनी और डी है घाघरा। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लूनी नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। लूनी नदी है जो कि ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है और ये कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है वो गुरु शिखर है जिसका हाइट है 1722 मीटर। याद रखिएगा 1722 मीटर है जो कि गुरु शिखर का हाइट है। यहाँ पर जो माही नदी है, माही नदी बेहद ही महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बनता है। माही नदी विश्व के एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि ये भारत में स्थित है माही नदी। नेक्स्ट यहाँ पर जो 56वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को, BN राव को, महात्मा गांधी को और भीमराव अंबेडकर को। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। तो 56वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए मनु है जो कि भारत में विधि निर्माण के प्रथम ज्ञाता थे। सर्वप्रथम विधि निर्माण किसने किया था तो मनु ने किया था और ये प्राचीन में किए थे और आधुनिक में भीमराव अंबेडकर किए थे, इसलिए आधुनिक मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और जो मनु स्मृति है वह किसके द्वारा निर्माण किया गया था तो मनु के द्वारा ही वह निर्माण किया गया था। और मनु स्मृति को अंग्रेजी में किसने ट्रांसफॉर्म किया था, किसने लिखा था तो सर विलियम जोन्स के द्वारा 1776 ईस्वी में मनु स्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि हमारे देश में किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल और मुख्य सचिव। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हमारे देश में किसी भी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होते हैं। तो 57वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं राज्यपाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
कि अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक, सकारात्मक, सी है उपयुक्त, तो दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 58वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधान मंडलों को। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 59वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, संसद को, बिल्कुल ही सही जवाब है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। संसद का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया और 81 में लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 के क, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 47 के क। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 60वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 48 के क, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 324, 325, 326 और 327। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ पर 61वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 326, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहले मत देने का जो अधिकार था वो जिसका जो आयु 21 वर्ष का था वही मत दे सकते थे, लेकिन इसका मत देने का जो अधिकार है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष आयु किया गया। 61वें संविधान संशोधन जो 1989 ईस्वी में हुआ था उसके तहत यहाँ पर जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन के बारे में वर्णन किया गया। याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहे हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 62वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 32, बिल्कुल ही सही जवाब है। संवैधानिक उपचारों का उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है, ये 6ठा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्याय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 63वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 13, 251 और 254, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? 64वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। और अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मेहरचंद्र महाजन। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर 65वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है आपके सामने। भारत एक संघ राज्य है, गणतंत्र राज्य है, राज्यों का संघ है और एकात्मक है। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत एक क्या है? तो 66वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं,
भारत एक राज्यों का संघ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर 67वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के, राज्यसभा के, संसद के, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो 68वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लोकसभा के, बिल्कुल ही सही जवाब है। 69वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 6 वर्ष का। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 70वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? जल्दी से बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये क्वेश्चन सब कराने का मकसद ये है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जो 2023 में एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो इसका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। 10th स्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। पहले जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम होता था सभी 10th स्तरीय होता था, लेकिन 2020 और 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ बिहार पुलिस का 11,880 पोस्ट के लिए और 8415 पोस्ट के लिए, बस यही 2 वैकेंसी में 12 स्तरीय प्रश्न पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए सोल्यूशन कर रहे हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन का लेवल मालूम हो सके और इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो बस आपको इसी लेवल का तैयारी करना है। तो इस वीडियो में हम 70 तक प्रश्न कवर अप कर लिए हैं। बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम 71 से 100 तक का प्रश्न देख लेंगे। इस प्रकार से 2010 का जो हम पेपर सोल्यूशन देख रहे हैं टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर का देखेंगे। सेशन आप लोग का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।